एनिमे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें से कई सारे हमें पसंद होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा वाले पसंद होते हैं जिनका आर्ट स्टाइल से लेकर पर्सनालिटी, बिहेवियर से लेकर बैक स्टोरी सब हमारा फेवरेट होता है। बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें उतने कुछ खास पसंद नहीं आते, मतलब उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आते हैं वो कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स जिनका चेहरा तो दूर का बात है, उनका नाम भी अगर हमने गलती से सुन लिया तो हमारे पूरे दिल से बस एक ही चीज़ निकलता है, मच्छर की गांडू मार की तेरी। वो अनोइंग होते हैं, वो इरिटेटिंग होते हैं, उनका पर्सनैलिटी से लेकर कांड कारनामे हर एक चीज़ उनसे रिलेटेड हमें गुस्सा दिलाता है। इतना हेट है हमें उन कैरेक्टर्स से। बट फिर जब वंस इन अ टाइम हम अपना सारा गुस्सा छोड़ के लॉजिक के साथ सोचते हैं तो तब ख्याल आता है कि क्या ये लोग सच में इतने बुरे हैं, सच में इतना हेट डिज़र्व करते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में ये खुलासा करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर्स सच में हेट डिज़र्व करते हैं या यूं ही बकचोद एनीमे फैंस का शिकार हैं। हम एक एक करके उनके पूरे कैरेक्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनके आइडियोलॉजी से लेकर उनके कांड कारनामे तक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एंड मोस्ट फेमसली हेटेड कैरेक्टर साकुरा। बाय द वे मैंने साकुरा के ऊपर अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, सो अगर तुम चाहो तो उसे भी देख सकते हो। साकुरा वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एनिमे कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, जिसको सब लोग एज अ ट्रैश निकनेम से बुलाते हैं। बट क्या उसे जो ये हेट मिलता है वो डिजर्विंग है? सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं इसके ऊपर लगे एलिगेशंस पे। फर्स्ट, साकुरा यूजलेस है। लोगों का कहना है कि साकुरा का पूरे शो में कोई रोल ही नहीं है, तो इस पर मेरा जवाब होगा यस, शी इज़ यूजलेस बट नॉट 100%। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मोमेंट्स पे हेल्पफुल साबित हुई है, बट फिर भी मैंने उसे यूजलेस क्यों कहा? वेल, तो वो इसलिए क्योंकि नारुतो एक शोनेन एनीमे है जो कि बनाया गया था ओनली यंग बॉयज़ को फोकस में रख के, जिसकी वजह से उन्हें जानबूझ के स्टोरी को मेल सेंट्रिक रखना पड़ता था, फीमेल कैरेक्टर्स पे कम फोकस करके। एंड ये सिर्फ नारुतो में नहीं बल्कि हर एक शोनेन सीरीज तुम उठा के देख लो, ये सेम प्रॉब्लम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट साकुरा's फॉल्ट कि वो यूजलेस है, it's just the creators didn't give her any major role, that's all. But still Sakura is more than useful than any other female characters in the show. Second, Sakura hates Naruto. लोगों का कहना है कि वो हमेशा नारुतो को मारती रहती थी। ओके, तो वंस अगेन ये भी एक बड़ा ट्रोप है शोनेन एनीमे का, जहाँ पे मेल लीड कैरेक्टर मार खा रहा होता है फीमेल कैरेक्टर्स से। तो देखो, ये शो में सार्केज्म ऐड करने के लिए होता है। थर्ड, शी इज नॉट अट्रैक्टिव। सो योर ऑनर, इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद आपका साकुरा के लिए क्या जजमेंट है? क्या वो ये हेट डिजर्व करती है या नहीं? तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए साकुरा 100% इनोसेंट है। वो बिल्कुल भी हेट डिजर्व नहीं करती। कम ऑन छपरी किड्स, ग्रो अप। नेक्स्ट। तो अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है गाबी ब्राउन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। लोगों को गाबी को देखते ही मारने का मन करता है, इतना हेट है उन्हें इस कैरेक्टर से, जबकि वो एक बच्ची है। बट क्या वो ये हेट डिजर्व करती है? लेट्स टेक ए लुक ऑन हर एलिगेशंस। फर्स्ट, शी किल्ड आवर फेवरेट कैरेक्टर साशा। जब एरन ने मार्ले पे अटैक किया था तब उसमें गाबी के दोस्त मारे गए थे, जिसकी वजह से आउट ऑफ रिवेंज वो एरन के टीममेट्स पे गोली चला देती है, जो फिर साशा को लग जाता है एंड वो वहीं पे मर जाती है। अब देखो, ये केस साकुरा के केस की तरह उतना ईजी नहीं है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का स्टोरी नारुतो का स्टोरी से बहुत ऊपर और कॉम्प्लेक्स है। सो हमें थोड़ा केयरफुली इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अटैक ऑन टाइटन का स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोरली कॉम्प्लेक्स थीम्स के साथ डील करता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली किसी एक साइड को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। गाबी के इस एक्शंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका पर्सपेक्टिव पे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि गाबी मार्ले में ही पली बड़ी थी एंड बचपन से उसको इसी प्रोपागेंडा से ब्रेन वॉश किया गया था कि एल्डियंस असली बुरे लोग हैं। एंड जब अपने स्काउट्स ने मार्ले पर अटैक किया था तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें से गाबी के सबसे करीबी दोस्त भी थे, जो उसके लिए फैमिली की तरह थे, जस्ट लाइक एरन के लिए आर्मिन एंड मिकासा। तो उनके मारे जाने पर गाबी का रेज इज़ एग्जैक्टली सेम एज एरन्स रेज। अब गाबी थोड़ी ना जानती है कि साशा कौन है, उसके लिए तो वो सब लोग ही टेररिस्ट हैं। एंड यहीं पे अटैक ऑन टाइटन का इनसेन पैराडॉक्स आ जाता है, जिसमें तुम ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में गलती किसका था। इसलिए हमें ये देखना होगा कि गाबी का लेटर ऑन स्टोरी में कैसा डेवलपमेंट होता है, एंड उसका सच में बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है आगे स्टोरी में। उसे धीरे धीरे ये भी रियलाइज़ होता है कि एल्डियंस बुरे लोग नहीं हैं, वो भी उन लोगों की तरह ही सेम इंसान है।
एंड एट द सेम टाइम साशा का डेथ भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है स्टोरी के लिए एंड कई सारे कैरेक्टर्स के लिए। अब जहाँ तक बात है गाबी के साशा को मारने को लेके, तो वो अंडरस्टैंडेबल है उसका पर्सपेक्टिव से देखे तो, बट उसका ये एक्शन मोरली जस्टिफाइबल तो नहीं है, क्योंकि उसका ये एक्शन सीधा सीधा एओटी के वॉर को लेकर ट्रेजेडी का जस्ट एक रिफ्लेक्शन है कि देखो इससे चीज़ें कितनी फकडअप हो जाती है। सो योर ऑनर, अब आपका गाबी को लेके क्या जजमेंट है? तो इन सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जाता है कि अटैक ऑन टाइटन बच्चों और बकचोदों के लिए नहीं है एंड गाबी इज़ इनोसेंट। नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट है मिनेटा फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। ये भी वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स में से एक है, मेनली बिकॉज ऑफ हिज नेचर। इस पे लगे एलिगेशंस है कि ये बहुत बड़ा परवर्ट है, मतलब ठरकी। ये बंदा बाकी फीमेल कैरेक्टर्स पे तो हफ्सी नज़र डालता ही है, बट साथ ही साथ ये अपने फीमेल क्लासमेट्स को बहुत ज़्यादा टीज भी करता रहता है, जिसकी वजह से इसे फैंस के द्वारा इतना हेट मिलता है, क्योंकि ये अपने इसी बिहेवियर से शो का मजाक ख़राब कर देता है। अब देखो, सबसे पहले तो ज़्यादा सीरीज़ में एक ठरकी कैरेक्टर का होना एक बहुत ही कॉमन एनिमे ट्रोप है जो सालों से चलता आ रहा है, तो ये कोई रेयर बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अनोइंग लगता है, क्योंकि एक तो मिनेटा कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है जैसे जिराया, मिलियोडस एंड देंजी। ऊपर से इसका डिज़ाइन भी बहुत वियर्ड सा है, जो कि इसको और भी ज़्यादा अनलाइकेबल बना देता है। ऐसा लगता है कि इसको पूरे शो में बस यही एक कॉमेडिक नेचर के लिए बनाया गया है, बट लोगों को उल्टा ये अनोइंग लगने लगा। सो इसमें भी शो का प्रॉब्लम है कि उसमें कैरेक्टर्स को ढंग से नहीं दिखाया गया। योर ऑनर, अब आप अपना जजमेंट दीजिए। ये सब सुनने के बाद मिनेटा फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया को इनोसेंट घोषित किया जाता है, लेकिन उससे पहले साले को कुछ दिनों के लिए पीडीडी के पास भेजो। नेक्स्ट। सो अब हमारा अगला मुजरिम है डांजो शिमुरा फ्रॉम नारुतो। डांजो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एनिमे कैरेक्टर्स एवर। ये बंदा इतना फेमस है कि इसको तो मेरे कॉलोनी की आंटियाँ तक गाली देती है, जबकि उन्होंने आज तक नारुतो ही नहीं देखा। आओ एक बार ज़रा इसके कांड कारनामे देखते हैं, क्योंकि एलिगेशंस इसके लिए बहुत छोटा वर्ड है। सबसे पहले तो इसी ने इताची को ब्लैकमेल करके अपने पूरे उचिहा क्लैन को मरवा दिया था। दूसरा, इसकी वजह से ही शिसुई को सुसाइड करना पड़ गया था। ऊपर से इसने उसका शारिंगान भी चुरा लिया था, एंड इसको उतने में भी संतुष्टि नहीं मिला तो ये पूरा कलेक्शन हाथ में लेके घूमता था। तीसरा, ये बंदा लीव विलेज के रूल्स के खिलाफ जाके बहुत सारे शेडी काम किया करता था। चौथा, होकागे बनने का तड़प इतना था इसे, जिसकी वजह से ये बंदा किसी भी हद तक चल जाता था, चाहे उससे पूरे विलेज को नुकसान ही क्यों ना हो। अब देखो, अगर मैं फिर भी बोलूँ कि एक बार डांजो के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो भी उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि डांजो को लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो लीव विलेज के लिए सही है, बट एक्चुअली में वो ये सब सिर्फ अपने पावर हंग्री एंड एनवियस नेचर के लिए कर रहा था। उसके पास सबसे ज़्यादा और परफेक्ट मौका था इन सारे कांड को ईजिली रोकने का, बट नहीं, उसने यहाँ पे अपने बारे में सोचा। उसके बाद फिर शिसुई वाला केस, जहाँ पे साफ साफ ये प्रूव हो जाता है कि साले का शुरू से ही सिर्फ शारिंगान को हथियाने का प्लानिंग था। फिर याद करो जब पेन इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे साला किसी तरह होकागे बन गया था एक दिन के लिए, वहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा था कि ये बंदा सिर्फ अपना एजेंडा पुश कर रहा था पूरे उस आर्क में, कि यहाँ पे सिर्फ मेरा सरकार चलेगा। अब देखो, डांजो को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बंदा सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करता है कि जो मर्जी में आए करो, लेकिन मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक विलेन के लिए इविलनेस एंड ईगो तो मस्ट है, लेकिन उसका ये पावर हंग्री ऑब्सेशन उसको एक स्केरी विलेन की जगह एक चूतिया विलेन बना देता है। सो योर ऑनर, अब आप अपना जजमेंट दीजिए इस पे। तो अदालत ये डिसाइड करती है कि डांजो एक बहुत बड़ा चुतिया है एंड ये 100% गिल्टी है, तो इसे जी भर के हेट करो एंड जल्दी से हटाओ इसको मेरे नज़रों के सामने से। नेक्स्ट। सो अब नेक्स्ट है वो बंदा जिसे नारुतो की तरह ही वन पीस फैंडम भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, एंड वो है अकाइनु फ्रॉम वन पीस। अकाइनु एक एडमिरल है जिसको काफ़ी हेट मिलता है वन पीस फैंस के द्वारा, क्योंकि इसके एलिगेशंस है। फर्स्ट, इसने एस को उसके भाई के सामने ही ब्रूटली मार डाला था। सेकंड, इसने वाइट बियर्ड को हराने के लिए उसी के लोगों को उसके खिलाफ उकसा दिया था। थर्ड, इसके एक्सट्रीम जस्टिस आइडियोलॉजी की वजह से इसके एक्शंस बहुत ज़्यादा ब्रूटल और एक्सट्रीम होते हैं, एंड इस बंदे के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। अकाइनु का पायरेट्स को लेके हेट इतना है कि वो उनको ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, इसलिए उसे इतना हेट मिलता है। बट मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अकाइनु के साथ भी सेम
गाबी वाला ही हाल है। अब देखो वन पीस में भी मोरल पैराडॉक्स आ जाता है जिसमें तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत। याद करो एक बार डोफ्लामिंगो ने क्या कहा था, वो फेमस डायलॉग उसका याद करो एक बार। Pirates are evil. The Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? Well, but of course it will. Whoever wins the war becomes justice. हम अकाइनो का बैक स्टोरी अभी तक नहीं जानते, इसलिए हम उसको कम्प्लीटली जज नहीं कर सकते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बचपन में उसके साथ कुछ पायरेट्स ने बहुत ही बुरा कुछ किया हो, जिसकी वजह से उसका पायरेट्स को लेके ऐसा नफरत बन गया हो। सो वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये सच है कि अकाइनो के एक्शंस काफ़ी एक्सट्रीम और ब्रूटल होते हैं, बट यही तो चीज़ है जो उसे एक इतना बढ़िया विलन कैरेक्टर बनाता है। सो योर ऑनर, आपका क्या विचार है इस पे? देखो, अकाइनू ने जो किया वो तो काफ़ी डर्टी था एंड वो बंदा भी बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन हमें पहले उसका बैक स्टोरी आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि अकाइनू असल में एक ब्रोकन हीरो है या एक हरामी विलन। सो ओडा सन्से पे ट्रस्ट करो एंड तब तक के लिए अकाइनू इज़ इनोसेंट। नेक्स्ट। तो अब अपने नेक्स्ट एंड फाइनल कैरेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं 4 ऐसे कैरेक्टर्स को मेंशन करना चाहूँगा जिन्हें मैंने लिस्ट में ऐड तो किया था, लेकिन मुझे उन्हें डिफेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि उन्हें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। एंड ऐसा भी नहीं कि उनका कोई पर्सपेक्टिव या बैक स्टोरी है जिसकी वजह से उन्हें समझा जा सकता है। नहीं, वो लोग इतने पैथेटिक हैं कि हेट भी उनके लिए छोटा वर्ड होगा। यही लोग होते हैं जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा हेट डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो शो टकर फ्रॉम फुल मेटल ऑलकेमिस्ट ब्रदरहुड। इसने क्या क्या किया है वो तो शायद तुम में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो मत ही जानो तो अच्छा है। सेकंड, नीना आइंस्टाइन फ्रॉम कोड गियास। लोग बोलते हैं कि साकुरा सबसे वर्स्ट है, उन्हें कभी इसके बारे में बताना। अगर तुम पूछ रहे हो क्यों, तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बता दूं बिना स्पॉइलर दिए। तो सबसे पहले तो इसका एजेनोफोबिया, ये बहुत बड़ी रेसिस्ट है। सेकंड, ये बहुत अनोइंग है। थर्ड, इसको दौड़े पड़ते रहते हैं बीच बीच में। एंड लास्टली, इसने टेबल क्वीन के साथ जो किया वो एस और साशा से भी बुरा था, इसलिए आई कांट फॉरगिव हर। थर्ड, रेचल फ्रॉम टावर ऑफ गॉड। बेचारा बाम यार अपना जान पर खेलकर इसको प्रोटेक्ट करता था, एंड उसको क्या रिटर्न में दिया इसने। एंड लास्टली इसी सेम कैटेगरी में आती है और एक कैरेक्टर जो कि है माइन फ्रॉम राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। जो लोग इसे नहीं जानते उन्हें लग रहा होगा कि वाओ ये कितनी सुंदर दिखती है, बट जब तुम इसके हरकतें सुनोगे तो तब तुम भी मेरी तरह ही इसको हेट करने लग जाओगे। सो अब फाइनली आते हैं अपने फाइनल सेंटेंस की तरफ। एंड ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मुझे इसको लिस्ट में रखने से पहले काफ़ी सोच विचार करना पड़ा था। ग्रिफिथ फ्रॉम बर्सर्क। अगर एनिमे हिस्ट्री का कोई किताब होता ना, तो उसमें राइटर ग्रिफिथ के नाम के आगे आधा बुक जितना सिर्फ पेज खाली छोड़ देता, क्योंकि इसके हरकतें सुनने के बाद जब लोग इसको गालियाँ देंगे तो जगह कम ना पड़ जाए। ग्रिफिथ तो नो डाउट एनिमे हिस्ट्री का सबसे हरामी कैरेक्टर है, बट क्या ग्रिफिथ सच में ये हेट डिजर्व करता है या ये भी कोई मिसअंडरस्टूड सा कैरेक्टर है? लेट्स सी। सबसे पहले तो इसने अपने ही सारे लोग जो इसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उनको बिना एक भी बार सोचे सैक्रिफाइस कर दिया पावर के लिए। दूसरा, गे बैटमैन बन के इसने फिर गट्स के सामने ही उसका चॉकलेट खा लिया। तीसरा, इसने पूरा ज़िंदगी सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट किया। चौथा, इनडायरेक्टली ही सही बट इसके करतूतों की वजह से मिलियंस ऑफ लोग ब्रूटली मारे गए थे स्टोरी में। ग्रिफिथ का ड्रीम था अपना खुद का एक किंगडम बनाना और उसका राजा बनना। बचपन से ही ये उसका एक फिक्स्ड विजन था, जो कि बहुत अच्छा था देखा जाए तो, क्योंकि कौन नहीं चाहता। बट प्रॉब्लम ये था कि वो अपना इसी सपने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप कोई भी मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि वो अपने आप को तक बेच देता था पैसों के लिए। उसके करीबी से करीबी दोस्त तक उसके लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन थे उसके खुद के ड्रीम के लिए। ये तभी हमें पता चल गया था जब उसने ये बोला था, There is one thing I can do for them. It is to win
and keep winning until I attain my dream. My dream is already smeared with blood. I don't regret. I don't feel guilty, but I'd rather sacrifice myself than watch any more innocent children die in the name of my dream. ग्रिफिथ का सबसे बड़ा टॉक्सिक टेट ये है कि जब उसका ये सपना ब्रेक होता है तो तब वो पूरा दुनिया तोड़ने को तैयार हो जाता है। जब गट्स ग्रिफिथ के शैडो में रहने की बजाय अपने ड्रीम को खोजने के लिए उसका टीम छोड़ देता है तो ग्रिफिथ का ईगो इतना फ्रेजाइल था कि उसने खुद को ही पहले तोड़ दिया, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। फिर उसके बाद उसका सज़ा, उसका टॉर्चर, उसका मेंटल ब्रेकडाउन सिर्फ एक टाइम बॉम्ब की तरह था। उसने कास्का के साथ जो किया वो उसके प्रति कोई हेट को नहीं दिखाता, बल्कि वो ये गट्स को टॉर्चर करने के लिए करता है। एंड ऑल्सो ये उसके पावर डोमिनेंस को पोर्ट्रे करने को भी दिखाता है, जो कि सबसे वीक और इनसिक्योर लोग होते हैं वही करते हैं। उसने जब सब कुछ खो दिया तब भी उसने यही किया था, एंड जब उसने सब कुछ पा लिया तब भी उसने सेम यही हरकत किया सबसे पहले। अब देखो, ग्रिफिथ के एक्शंस को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके सपने काफ़ी एम्बिशियस और इम्प्रेसिव थे, बट उसने जो प्राइस पे किया, खुद भी किया और लोगों से भी करवाया, वो ह्यूमन स्टैंडर्ड के भी अगेंस्ट था। ग्रिफिथ इज़ नॉट जस्ट एविल, ही इज़ द एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस। एंड नाउ योर ऑनर, प्लीज़ आप अपना आखिरी जजमेंट दीजिए इस LGBT के एम्बेसडर के ऊपर। तो ये सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि ग्रिफिथ 100% गिल्टी है। इसके चेहरे को देख के लगता है कि वो आया तो था केपॉप आइडल बनने, मगर बन गया लेस्बियन पॉर्न एक्टर। इसलिए साले के चेहरे पे जितना हो सके लंड फेंक के मारो। एंड इसी के साथ आज का ये अदालत यहीं पे ख़त्म होता है। कोर्ट डिसमिस्ड।